आगे जाएगी तो आई का जो ग्राफ आएगा वो इधर होगा, ये हो गई आई और ये हो गया वी, वी सी कहना चाहिए बल्कि मैंने इसको। तो ये इनके बीच में कितना एंगल है, ये π/2। ये किसी संधारित्र के लिए उसके सिरों के तात्कालिक वोल्टेज और तात्कालिक करंट के बीच में ग्राफ है, जिसे हम लोग फेजर डायग्राम बोलते हैं, जो ये दिखा रहा है कि करंट जो है वो वोल्टेज की तुलना में π/2 कोण से अग्रगामी है। फेजर डायग्राम। एक चीज और यहां आ जाती है, नोट करें हम लोग, चूंकि दिष्ट धारा के लिए उसकी कोई कोणीय आवृत्ति नहीं होती, बदलती ही नहीं, वो चेंज ही नहीं होती, या हम लोग कहते हैं कोणीय आवृत्ति जो है उसकी जीरो है। कोणीय आवृत्ति ओमेगा बराबर 0, इसलिए दिष्ट धारा हेतु संधारित्र का धारितीय प्रतिघात XC बराबर 1/ωc यानी कि 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। धारितीय प्रतिघात अनंत होता है दिष्ट धारा के लिए, किसी संधारित्र का धारितीय प्रतिघात अनंत होता है। यही कारण है कि संधारित्र दिष्ट धारा को अपने अंदर से होकर के प्रवाहित नहीं होने देता, उसको 0 कर देता है। यहां तक हम लोगों ने संधारित्र के बारे में पढ़ा था। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो हम लोगों ने पढ़ा वो है एक ऐसे परिपथ के बारे में जिसमें एक प्रेरक लगा हुआ है। प्रेरक क्या है? एक कुंडली। नंबर 3 में जब परिपथ में केवल एक प्रेरक लगा है, तब हम लोगों ने देखा नंबर 1, प्रेरक L के सिरों के बीच वोल्टेज VL धारा I से π/2 कोण से अग्रगामी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं करंट I के लिए इक्वेशन लिखूं I बराबर I0 sin ओमेगा t, तो वोल्टेज के लिए जो समीकरण होगा VL दैट विल बी इक्वल टू V0 sin ओमेगा t प्लस π/2। इसलिए इनका फेजर डायग्राम जो आएगा वो कुछ इस तरह आएगा। ये 0 डिग्री की डायरेक्शन, ये सपोज करो ओमेगा टी की डायरेक्शन। ओमेगा टी की डायरेक्शन में कौन जा रहा है? करंट जा रही है इस बार I, और ये तो इसके बाद ये इससे भी π/2 कोण से आगे चल रहा है। तो π/2 कोण से अगर हम लोग यहाँ से नाप लें तो ये जो लाइन होगी ये होगी, ये डायरेक्शन होगी वोल्टेज की। V, और ये आ गया एंगल π/2। ये फेजर डायग्राम है इसका। नंबर 2, प्रेरक का प्रेरकीय प्रतिघात जो होता है
इसे हम लोग एक्सएल से प्रदर्शित करते हैं और एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, या इसे हम लोग 2 पाई एफ एल लिख सकते हैं। यहाँ पर ओमेगा प्रत्यावर्ती धारा की कोणीय आवृत्ति है या कोणीय वेग है और एफ इसकी आवृत्ति है। इससे स्पष्ट होता है कि किसी प्रेरक का प्रेरकीय प्रतिघात जो होता है वो धारा की आवृत्ति या कोणीय आवृत्ति पर निर्भर करता है और उसके अनुक्रमानुपाती होता है। इम्प्लाइज दैट, या हम लोग इसको यूं भी लिख सकते हैं एक्सएल इज प्रोपोर्शनल टू एफ। इसलिए अगर हम लोग ओमेगा और एक्सएल के बीच में अगर ग्राफ खींचें तो कुछ इस तरह का आता है। आप ये देख सकते हैं, इसकी तुलना कर सकते हैं, जैसे एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल है, इसकी तुलना कर सकते हैं y बराबर एम एक्स से, जहां पर ओमेगा एक्स का काम कर रहा है, एक्सएल वाई का काम कर रहा है और एल प्रेरक का प्रेरकत्व जो है वो कांस्टेंट है। तो y बराबर एम एक्स किसका समीकरण है? ये एक ऐसी रेखा का समीकरण है जो मूल बिंदु से होकर के जाती है। इसलिए एक्सएल और ओमेगा के बीच में जो ग्राफ होता है वो मूल बिंदु से जाने वाली एक सरल रेखा के रूप में होता है। ये इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ओमेगा बढ़ता है, इधर की तरफ जाएंगे हम, तो ग्राफ ऊपर उठता चला जा रहा है, तो इसका मतलब प्रेरण प्रतिघात भी बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ किसी कुंडली का प्रेरण प्रतिघात धारा की आवृत्ति के बढ़ने के साथ बढ़ता है। जिस धारा की आवृत्ति जितनी अधिक होती है प्रेरण प्रतिघात भी उतना ही अधिक होता है। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। अब हम लोग ऐसे परिपथों के बारे में बात करेंगे जहां पर ये दो चीजें एक साथ आएंगी, जैसे कि एक आपका प्रतिरोध और धारिता, प्रतिरोध और प्रेरक, और फिर प्रेरक और धारिता, और तीसरे नंबर पर ऐसा परिपथ जिसमें तीनों के तीनों एक साथ होंगे। हम लोग फिर ऐसे परिपथ के बारे में पढ़ेंगे।